भाई ए बी लेट रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, इज अ पॉइंट जहां से वो टूटा है। तो अगर मैं बीसी को वाई कह दूं और एसी को एक्स कह दूं तो हाइट ऑफ द ट्री एक्स प्लस वाई हो गया ना बेटा जी। तो अगर ट्री का इतना हिस्सा टूट कर नीचे ग्राउंड पर आके लग गया तो मैं इसको अगर ओ कहता हूं, क्या ओसी और एसी बराबर होगा या अलग अलग होगा? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अभिनंदन, वेरी गुड, तो ये भी एक्स होगा, राइट। तो हमसे फिर पूछा गया व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट, काम खत्म। ओरिजिनल हाइट निकालनी है, हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर कर लेंगे। एक तो 1030 से आंसर आ जाएगा, राइट, हो गया 1/√3, पाई आ गया 30/√3 इंटू √3 बाई √3, दिस इज 10√3 हो गया, नहीं। और बेटा जी इसी तरीके से cos 30 अगर आप यूज करेंगे तो 30/x आ जाएगा। अक्षर समझ में आ रहा है? cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/2 बेटा, 1/√2 45 की होती है, राइट। तो ये मैं सही लिखा है, इज इट राइट? cos 30, हाँ, क्या होगी? √3/2, ठीक है ना। तो x क्या आ गया बेटा जी? 60/√3, √3/√3, राइट, तो 20√3। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई? 30√3। एग्रीड और नॉट? कितना आसान, येट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज एकदम फिजिकली नहीं, मेंटली आप बैठे हैं यहाँ पर, पूरा माइंड आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि ये ढंग से समझ आनी चाहिए। कृषांक समझ में आ गया? जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं सबको क्लियर है? Ninth question. Ninth question is one of the best question of the entire sheet. Please try to create the figure of the same and give me the answer. I am not creating the figure. पहले आप try करो. You have another 4 minutes to give me the final answer of this question. कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मुझसे फिगर नहीं बन पा रही है इसकी? Don't be hesitated to ask. आंसर ही आ गया बेटा? ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निकालो और फिर 12th भी निकालने की कोशिश करो। 14th, नहीं 12th नहीं, सॉरी 13th करो। भाई प्लीज टेल मी एनीबडी हु इज नॉट क्लियर विद द लैंग्वेज ऑफ 9th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट, मान लिया प्लेन तो ऑब्वियसली हवा में है, मान लिया उसकी ये पोजीशन है, राइट, लेट ई इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन, इनिशियल पोजीशन यहाँ है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट पी रिप्रेजेंट्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ द प्लेन। और यहां से ग्राउंड से अगर मैं इस प्लेन को देख रहा हूं तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 बेटा जी। The angle of elevation of a plane from a point on the ground is 45 degree, not 60, ठीक है ना। ये एंगल कितने का है? 45 डिग्री। अब आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्लेन अगर यहां पर है तो 15 सेकंड के बाद प्लेन यही होगा या कहीं और होगा? आगे जाएगा। मान लिया वो यहां आ गया, लेट क्यू
represents the position after 15 seconds, right? The position at which the plane is available. और यहां से अब एलिवेशन अब क्या 45 रहेगा, चेंज हो गया, कितना हो गया? दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ, देखो चाहे वो पी की बात कर लो या क्यू की बात कर लो, प्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? 2500 meters, right? Then what is the speed of the plane? The question is asking about the speed of the plane. देखो जो हर बुक में जो आंसर लिखा हुआ है, मेरा अप्रोच अलग है। ना मैं आरडी की तरह आंसर दे रहा, ना आरएस की तरह दे रहा। मेरा तो मकसद भैया हमेशा से हजारों बार मैं कहता आया हूं, जो पूछा गया उस पर ध्यान दो। ठीक है, समझ आ गई? हाँ बेटे, बेटे अच्छा 8 भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ हो सकता है ऐसा हो गया। तो आप फिलहाल 9th को देखो बस, ठीक है इसकी। ये फिगर समझ में आ गई? वैसे मैं 1 मिनट रुक सकता हूँ। फिगर क्लियर है? अब ये कह रहा है कि भाई स्पीड ऑफ द प्लेन निकालो। स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिससे पूछूंगा अक्षरा व्हाट इज द डिस्टेंस? नो, 2005 इज द हाइट ऑफ द प्लेन। स्पीड ऑफ द प्लेन, स्पीड प्लेन की जो स्पीड है वो प्लेन की हाइट से निकलेगी या उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे निकलेगी? यस। तो यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया मालूम ही नहीं मालूम ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट? तो हमारा मकसद है निकालना। तो मान लिया भाई वो पी के हुए, समय कितना गिवन है? 15 सेकंड्स। प्लेन की स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में निकालना पसंद करेंगे या किलोमीटर पर आवर? जनरली प्रैक्टिकल बात की जाए तो प्लेन की स्पीड अब मीटर पर सेकंड की बजाय, तो ये 15 सेकंड्स है, इसको अगर मैं आवर में बदलूं तो क्या करूंगा? 60 इंटू 60 करूंगा या नहीं? मैं लॉजिक समझा रहा हूं, आप जैसे मर्जी, अगर आपको आता आप करो, आपको मेरी बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, मेरा फाइनल आंसर चेक करना। अगर आता है कॉन्फिडेंट 100% हो तो, 99 भी हो तो मत देखना, फिर मुझे ही देखो यहाँ। तो ये समझ में आया? मैंने भाई वहीं से आंसर शुरू किया जहां से पूछा गया। तो पी क्यू बाई दिस, राइट? अब अपने पास पी क्यू तो है नहीं, फिगर भी हमारी ढंग से कंप्लीटेड नहीं है, तो हमें यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं पी क्यू को ज्वाइन करूंगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैं यहां से इसे ज्वाइन करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, इसे ज्वाइन करूंगा। अगर इसे ओ कह देता हूं मैं, ई क्यू, राइट? ये आर और ये एस हो गया, राइट? तो आप ध्यान से देखिए, मुझे पी क्यू निकालना है। पी क्यू और एस आर क्या बराबर है या नहीं? इन द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, राइट? डिवाइड बाय 15 अपॉन 60 इंटू 60। तो सारे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो, हमें निकालना क्या है? व्हाट आई एम इंटरेस्टेड फॉर? स्पीड तो निकालना है, लेकिन स्पीड को निकालने के लिए क्या निकालना है? असल में क्या चाहिए? डिस्टेंस। क्या? पी क्यों नहीं, एस आर चाहिए हमें। एस आर चाहिए या नहीं? और एस आर क्या है? एस आर है ओ आर माइनस ओ एस। ओ आर जो है ट्राइंगल ओ आर क्यू का हिस्सा है। मैंने कहा था ना राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं। और ओ एस ओ एस पी का हिस्सा है। अगर फिगर सही बन गई तो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने थे, और मुझे ओ आर चाहिए, तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा? यहां पर देखो, मैं नहीं कर रहा क्वेश्चन, खुद को खुद ही सॉल्व कर रहा है। मुझे एस आर निकालना था, एस आर के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट किया तो क्वाइट ऑब्वियस है, आप ध्यान से देखें यहाँ, तो ओ क्यू आर ओ राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, इसके अंदर बेटा जी 10 30 यूज करूंगा मैं,
तो 1030 होगा 2500 डिवाइडेड बाई OR। 1030 क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो OR क्या आ जाएगा इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। बोलिए यहां तक कोई डाउट क्लियर है? तो OR आ गया। OS के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा PSO। यहाँ 1045 यूज करूंगा। 1045 होगा मेरा PS डिवाइडेड बाई OS। 1045 1 होता है तो PS इज इक्वल टू OS। क्लियर? यानी कि OS क्या हो गया 2500 क्योंकि PS भी क्या है 2500। एग्रीड? Therefore SR becomes what? OR minus OS। OR है बेटा जी 2500√3, OS है 2500। आदित्य हो क्लास में तुम? क्लियर है? यहाँ 2500 कॉमन आ गया। 2500√3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1। तो SR कितना आ गया 2500 इंटू 0.732। 0.732 ये इसको कट दिया 1 2 3 2 0 यहां से कैंसिल। अब 25 को 732 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके बताना क्या है। शान समझ आ रहा है? वन एट 30 है बेटा। 732 को अगर हम मल्टीप्लाई करते इतना ही आ रहा है। अरे इनको ये 732 को 25 से 1830 तो नहीं आना चाहिए जहां तक मेरे को ठीक है। फिर ठीक है चलिए 1830 आ गया। तो यानी कि आ गया या नहीं? SR चाहिए था SR आ गया। तो स्पीड आ गई या नहीं आ गई? स्पीड क्या है 1830। टाइम मेरा सेकंड में था मैंने उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया आवर में। अभी 1830 मीटर्स में इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से करेंगे राइट। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 1830 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड विद ऊपर 60 डिवाइड बाई नीचे 50 राइट। जो सॉल्व कर दोगे वो किलोमीटर पर आवर में इसका फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। कृषांक तेरी वॉइस नहीं आई समझ आ रहा है? इशिता आर यू देयर इन द क्लास? 8th क्वेश्चन समझ आ गया ना? तो बच्चे दिखाई दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8th की फिगर बना रहा हूं मैं आप भी बनाओ। हिंट दूंगा क्वेश्चन खुद निकालना है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट ये मान लिया दो पिलर हैं दोनों की हाइट बराबर है। दोनों रोड पर खड़े हुए हैं दोनों कितने डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से 60 मीटर्स अवे। मान लिया इस पिलर का नाम है PQ क्या है AB। एक पॉइंट से एक पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरे से 30 है।
तो 60 वाला थोड़ा बड़ा एंगल होना चाहिए, तो करीब होगा वो पॉइंट, वो पिलर 60 के पास होना चाहिए। 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो पीक्यू के पास होगा या नहीं, और दूसरा इससे थोड़ा दूर होना चाहिए, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। आई टोल्ड यू मैनी मैनी टाइम्स, करना कुछ नहीं होता। ये दोनों का डिस्टेंस x है, मान लिया ये x है, ये कितना हो गया 60 माइनस एक्स। कोई डाउट इस फिगर में? अगर फिगर क्लियर है, इसको मैं r कह देता हूं इस पॉइंट को, तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। हमेशा से कहता आ रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, tan 60 की वैल्यू होगी h बाई एक्स, और ए बी आर में tan 30 की वैल्यू होगी h बाई 60 माइनस एक्स। tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3। तो हाइट जो हो गई √3x, और यहाँ जो हाइट हो गई 60 माइनस एक्स अपॉन √3। कोई देख लीजिए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, प्लीज डू आस्क मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। हमसे हाइट पूछी है और डिस्टेंस पूछा है, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, इक्वेट कर दो ए और बी को। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, ये 4x हो गया, नहीं x 15 आ गया। अगर x 15 आ गया तो हाइट कितनी आ गई 15√3। हाइट आ गई 15 मल्टीप्लाइड विद 1732 इज द आंसर। So that becomes the answer of question number 8। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। 90% से ऊपर चांस है वैल्यू भी सेम आएगी। पूरा पेपर मालूम है एच एन डी में क्या, राइट? इसलिए मार्क्स खड़े करो अपने, नॉलेज। हम अभी ना फरवरी के पहले हफ्ते तक पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, फिर फरवरी के सेकंड वीक से बेटा जी टिल द फाइनल एग्जाम पढ़ेंगे मार्क्स के लिए, राइट? आगे चलें। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। 13 क्वेश्चन जो कि इस शीट का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, ट्राई। हाँ, आदित्य इज देयर। आयुष, आयुष बेटा जी आप तो सुनाएंगे, आप आए क्यों नहीं आज क्लास में? आयुष, आयुष, आर यू लिसनिंग मी? आयुष हो या नहीं? प्रशांत तो है ही नहीं शायद क्लास। तो क्या हुआ, वॉइस में क्यों नहीं आ रही तेरी? कोई नेट प्रॉब्लम है? प्रशांत क्या हट गया क्या क्लास से? देखना तो नेट प्रॉब्लम आ गई। अच्छा फिर रहने दो, ठीक है। ओके ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ अस्किया, आप कुछ कह रहे थे शायद। ये बैलून है, राइट? इस बैलून को अगर हम देखते हैं, a round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer। मान लिया this is e, eye of the observer। तो यहां से बेटा जी अगर हम बैलून को देखेंगे तो हम इसी तरीके से तो देखेंगे, पूरा दिखाई देगा। तो लाइन ऑफ साइट हमारी इन्हीं दो टेंजेंट्स के थ्रू होगी। ये इसका सेंटर है,
ये टेंजेंट होने के कारण यहाँ एक परपेंडिकुलर गिरा दो, यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दो, राइट। ये राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, यानी कि ये रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of the observer, यानी कि ये पूरा एंगल क्या है, अल्फा, दिस इज अल्फा, राइट। while the angle of elevation of its center, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ये है ना सेंटर, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं से आई से सेंटर को ज्वाइन करना पड़ेगा। एंगल बनाने के लिए दो रेज की जरूरत है ना, बोलो कैसे। यस, एक ये भी हो गया, अब बन गया ना बेटा जी। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या है, बीटा, दिस एंगल इज बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है ना, एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये है सेंटर ऑफ द बैलून, सीधी लाइन लेनी पड़ेगी। एंगल बनाने के लिए दो रे की जरूरत है ना, एक तो हो गया ईओ, और यहां से अगले ने क्या पूछा है हमसे, तो ये एंगल बीटा है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर की हाइट तो ये होनी चाहिए फिर सीधी, ये जो हाइट है ये निकालनी है, राइट। तो अगर मैं इसको ए ले लूं, इसे बी कह दूं, तो इसको सी कह देता हूं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है हमारा, अल्फा, राइट। तो ये हाइट जो है ओ सी, ये हाइट किसके बराबर होनी चाहिए, आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2। अस्किया दूसरा MIQ जो है वो आप डाउनलोड कर लो, मैंने अपलोड कर रखा है उसके बैच के अंदर। क्या ये क्लियर है, इतनी फिगर क्लियर है या नहीं, पहले तो बताइए। यही क्वेश्चन को, पूरी लैंग्वेज को हमने इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया, कुछ पूछना है, सबसे पहले तो फिगर क्लियर होनी चाहिए, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो EA और EB, EA और EB, isn't it they are the two tangents? If the two tangents are drawn from an external point, then they subtend equal angle at the center, and they are equally inclined to the line segment joining E to the center. यानी कि ये क्या होगा, अल्फा बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट है। If two tangents are drawn from an external point, then the line segment joining the center, then both the tangents are equally inclined to the line segment joining the point to the center, right? तो हम उसे अल्फा बाई टू कहेंगे। अब ये हमें प्रूव करना है, देखो अगर फिगर समझ, ये ना एकदम ऐसे प्रिपेयर कर लेना दो चार बार लिखकर, ये एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आए कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम होगा, और 5 नंबर की वेटेज है इसकी। फिर शुड भी जितना समय लगना चाहिए वो लिखने में लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। तो अपने पास 5 मिनट बच गए अगले क्वेश्चन के लिए। तो हमको ना नॉलेज के साथ साथ इस बात को भी वैल्यू देनी है कि अगर बोर्ड किसी क्वेश्चन के अंदर मान के चलो 1 मिनट कहता है निकालने के लिए, तो अपना आंसर कितने में आना चाहिए, लगभग 40 सेकंड में। हम उस लेवल तक प्रिपेयर करें सब्जेक्टिव के अंदर अगर मार्क्स लेने हैं। क्या ये क्लियर है? अब अगर हमें जो प्रूव करना है, देखो क्वेश्चन में आंसर छिपा है, कैसे, क्वेश्चन के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है, साइन बीटा, ऐसे बता रहा हूं कि लाइफ में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दो है ना टी रेशियो। तो साइन बीटा कौन से ट्राइंगल के अंदर है,
वृत्ति तुम बताओ साइन बीटा कौन से ट्रायंगल के अंदर है से आएगा? ओ ओ सी ई बोलो बेटा, 90 डिग्री है। क्लास अटेंड कर तो रहा था बेटा, क्लास अटेंड कर तो रहे थे आप, 2 दिन कुछ निकल गए तेरे, पहले आ जाना चाहिए था। चल कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ओ सी, अब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बोलना है, राइट। अब इस ओ सी ई में साइन बीटा आ गया बड़ी आसानी से। साइन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, राइट, अपॉन रेडियस, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, ये हाइट जो हो गई, जो हमें चाहिए, वो क्या हो गई? साइन बीटा मल्टीप्लाइड विद ओई, राइट। तो साइन बीटा यूज करना आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही हिंट दे रखा था। कॉसेक अल्फा, अब तुझे बाद में बता पाऊंगा बेटा, है बिल्कुल मिड में आंसर है। कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2 कौन से ट्राइंगल से निकालना चाहिए मुझे? ओ ए ई, हाँ ठीक है, ये भी ले सकता हूं मैं, ओ बी ई, ये भी तो ले सकता हूँ, ओ बी। नहीं, तो इसके अंदर अगर मैं कॉसेक अल्फा बाई 2 यूज करता हूं तो ये होता है ओ ई डिवाइडेड बाई आर। भाई कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपरटीन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ओ ई आ गया या नहीं? आर मल्टीप्लाइड विद कॉसेक अल्फा बाई 2। तो देखो इस क्वेश्चन जो हाइट हमें चाहिए थी उसमें ओ ई की वैल्यू की जरूरत थी, ओ ई आ गया या नहीं आ गया? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, पुटिंग सेकंड in first, we get what we get the answer, that's it। वो कहाँ है इनको? यहीं रहा कर की जरूरत पड़ सकती है। ले गए प्रयास को थोड़ा और आधा कर दे, मैं इतनी नहीं लूंगा बिल्कुल, तुझे पता है मैं थोड़ी देर पहले ली थी ये। 90% से ऊपर स्कूलों में आएगा प्री बोर्ड में, और बोर्ड में भी इसकी सेम अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, राइट। इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना। एंड हियर इट एंड्स द MIQ1, राइट। स्विच ऑन टू MIQ2। आप सबके पास है MIQ2? मैंने अपलोड कर दिया था, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। प्लीज क्रिएट द फिगर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपसे अर्ज किया? एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज पहले क्वेश्चन समझो, कोशिश करो इसकी फिगर बनाओ।
अभी भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, टाइप 1 में करा चुका था तुम्हें। Anybody who is having doubt of creating the figure, क्यों नहीं दिखा दो आप? थोड़ी गलत है। Anyway, कोई बात नहीं। कोई और दिखाना चाहता है फिगर? अब मैं फिगर बना रहा हूँ, प्लीज सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। ए बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कहीं ना कहीं तो ग्राउंड पे खड़ा है ना वो। मान लिया वो एक पॉइंट है ए, जहाँ पर वो, राइट, द बॉय इज स्टैंडिंग ओवर हियर, standing on the ground and is flying a kite which is attached to a 150-meter long string at an angle of 60 degree, right? तो मान लिया 30 डिग्री। हाँ, तो मान लिया बी इज द पोजीशन, करंट पोजीशन ऑफ द काइट। काइट यहाँ है और यहाँ से जो स्ट्रिंग है जिससे कि ये पतंग को उड़ा रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? 150 मीटर्स, राइट। और किस एंगल पर है ये? 30 डिग्री पर। तो क्या पहला सेंटेंस हमने फिगर में जो कन्वर्ट किया सबको क्लियर है? श्योर। अब एक और बॉय है स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 25 मीटर हाई बिल्डिंग एंड इज फ्लाइंग हिज काइट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, एक और है जो कि 25 मीटर की बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है और 45 डिग्री के एंगल पर वो भी अपनी काइट को फ्लाई करा रहा है। अब वो बिल्डिंग कहाँ होगी? क्वेश्चन अपने आप हमारी मदद कर रहा है। लिखा है यहाँ पर, बोथ द बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ बोथ द काइट्स। बोथ द बॉयज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ बोथ द काइट्स नहीं होना, हाँ यस, अपोजिट साइड ऑफ बोथ द काइट्स, राइट। मान लिया वो बिल्डिंग यहाँ है, राइट। ये है 25 मीटर्स, राइट। Find the length of the string in meter correct to two decimal places that the second boy must have so that the both kites meet. यानी कि B is the point जहां पर kite belongs to first boy and kite belongs to second. Both the kites intersect over it. Point of intersection. तो यहाँ से वो जो दूसरा बच्चा यहाँ से काइट को फ्लाई करा रहा है, भाई उसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। और कितने डिग्री के एंगल पर है वो? 30 डिग्री। एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट। When the length of the string correct to do the second boy must have, यानी कि अगर यहाँ से जो दूसरा बॉय अपनी काइट को फ्लाई करा रहा है, जिसकी यहाँ पर पहले वाले बॉय की काइट से काइट टकरा गई है, वो कितनी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमें निकालना है। क्वेश्चन है ये, हमें एक्स निकालना है। पूरे लैंग्वेज को दोबारा पढ़ो और मेरी फिगर को देखो। क्या आपको क्लियर हो चुका है? आगे चलूं? अब हमारा अगला मकसद है कि हमें इस फिगर को कुछ कंस्ट्रक्शन के थ्रू, राइट, रिक्विजिट नंबर और राइट एंगल ट्रायंगल में बदल देना चाहिए। 45 डिग्री के लिए मैं अगर यहां से एक लाइन सीधी कंस्ट्रक्ट करूं और ये जितना भी ये पॉइंट है इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ग्राउंड लेवल ले लिया मैंने, तो ये 45 को भी मैं थोड़ा सा क्यों ना इस हाइपोथेटिकल लाइन से इंटरसेक्ट कर दूं, राइट।
भाई मान लिया ये डी, ये सी, ये 40। बोलो, ये अब तक क्लियर है? फिगर समझ में आ गई? क्लियर? ये पहला बॉय है, यहाँ उसकी काइट है, 150 मीटर की उसकी स्ट्रिंग है, 30 डिग्री के एंगल पर है। अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग पर दूसरा बच्चा है, वो अपनी काइट को उड़ा रहा है, वो पहले वाली काइट के साथ टकरा गई। तो कितनी लेंथ उसकी थी ये निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होने के कारण मैंने यहाँ पर बीसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पीडी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। राइट, अगेन बुक से अपोजिट आंसर जो चाहिए हम उसी पे ध्यान देंगे। हमको क्या चाहिए? एक्स, और एक्स हमको कौन से ट्रायंगल से मिल रहा है? एक्स हमें कौन से राइट एंगल ट्रायंगल से मिल रहा है? आप बताओ बेटा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बीडीपी। तो बीडीपी में मैं क्या यूज करूं? कौन सी टी रेशो यूज करूं? ये थोड़ा एक तरीके से कम्बरसम बात हो गई ना, लेकिन हाइपरटेन्यूज, हाँ, यस, साइन 45 करते हैं, कॉसेक भी कर सकते थे। साइन 45 अगर लेते हैं तो साइन 45 हो गया हाइट अपॉन हाइपरटेन्यूज, राइट और नॉट? अब जो हाइट है जरा ध्यान से देखिए, उसको मैं बीसी माइनस सी डी कह सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखिए भाई, बीडी क्या है? बीसी माइनस सी डी। क्लियर? क्लियर है ना? देख ध्यान से, बीसी मुझे मालूम नहीं लेकिन सीडी तो मुझे मालूम है। अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, इन द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। कुछ कॉपी मत कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, घर पे करना है दोबारा सारा क्वेश्चन। बीडी माइनस दिस डिवाइड बाय 1/√2। सॉरी, 1 बाई, कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर? हाँ ठीक है, करेक्ट। कोई डाउट? अब मेरे को दिक्कत कहाँ है? सब कुछ तो है मेरे पास, बीसी नहीं है मेरे पास। नहीं है ना बीसी? बीसी कौन से ट्रायंगल से मिलेगा विशाल? बीसी कौन से ट्रायंगल से मिल रहा है यहाँ? बीसी कौन से राइट एंगल ट्रायंगल से मिल रहा है? वेरी गुड, बीसी है, करेक्ट। अगर मुझे ये चाहिए, बीसी चाहिए, तो मैं कौन सी टी रेशो यूज करूंगा? कृषांक तुम ही बताओगे, कौन सी टी रेशो यूज करूंगा मैं अगर मुझको बीसी चाहिए तो? 10 से तो बीसी अपॉन एसी हो जाएगा ना। मेरे पास एसी है ना बीसी है, कैसे करूँ? अभिनंदन, क्या यूज करेंगे? एक्सीलेंट, साइन यूज करेंगे। साइन 30, साइन 30 का ध्यान से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 150 है या नहीं इसका? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसने इसको डिवाइड कर दिया तो बीसी आ गया 75 मीटर्स। राइट, ये पहला, ये दूसरा, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट। तो 75 माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ये हो गया 50 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/√2। राइट, ये यहाँ पुट किया ना, 75 माइनस 25 50 बाई एक्स इज इक्वल टू 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, 50√2 इज इक्वल टू एक्स। भाई सब समझ में आ रहा है या नहीं? आदित्य, आयुष, तो x क्या आ गया? 50 मल्टीप्लाइड बाई √2 की वैल्यू होती है 1.414। सॉल्व कर दो, क्या आंसर आएगा अपने आप इस आंसर खत्म। So called complicated question becomes very easy, right?
Switch on to second question now. मैं भी फिगर बना रहा हूँ, आप भी बनाइए और अपनी फिगर को मेरी फिगर से चेक करके देखिए। दिस इज द पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पर फायर स्टेशन से 60 डिग्री पर दिख रहा है, यहाँ पर फायर है, यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ से दूसरे स्टेशन से 45 डिग्री, राइट। दिस इज पी, दिस इज क्यू। समझ में आ रहा है नहीं? एक बिल्डिंग बी है, बी इसका नाम है बिल्डिंग का। तो दो फायर स्टेशन है जो इस बिल्डिंग से दूर है। एक फायर स्टेशन से जो ऊपर देखते हैं जहां पर आग लगी हुई है, जहां फायर है, जहां एक्सीडेंट हुआ है, 60 डिग्री का एंगल है। दूसरे फायर स्टेशन से 45 डिग्री का एंगल है। और दोनों फायर स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का। तो किस को जल्दी से टीम बीच भेजनी चाहिए? अगर मैं इसे x किलोमीटर ले लूं तो ये क्या हो गया? 10 माइनस एक्स। और जहां पर एक्सीडेंट है उसकी हाइट मैंने h ले ली। अब कुछ रह गया इस क्वेश्चन में? क्या करना चाहिए अब? दो राइट एंगल है, दोनों में कॉमन क्या है? तो इसके अंदर मैं यूज करूंगा tan 60 h बाई एक्स। तो h क्या आ गया? √3x। नहीं, इसी तरीके से ट्रायंगल पी क्यू एफ में मैं tan 45 यूज करूंगा, जो हो जाएगा h tan माइनस एक्स, जो कि 1 होता है tan 45। तो ये हो गया tan माइनस एक्स। गॉट इट और नॉट? राइट। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, दोनों ही हाइट है। तो √3x इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा √3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। x कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो x हो गया 10 अपॉन √3 प्लस 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो x हो गया 10 मल्टीप्लाइड विद √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। ये हो गया 10 इंटू 0.732, 1.732 माइनस 1.732 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स कितना हो गया? 7.32 डिवाइड बाई 2। 7.32 का क्या आया? कौन सी टीम जल्दी? नहीं 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 बेटा, आप समझे नहीं। अगर एक हाँ वो निकालना है हमको। अगर हाइपोटेन्यूज थोड़ा ना निकालना है आपको। अब स्टेशन यहाँ है, 60 डिग्री का एंगल मतलब ये है। अब आप ये मान के चलो कि P और E के बीच में अगर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या जहाँ स्टेशन है वहीं से ही आप जो फायर की कोई ऐसी सीढ़ी होगी जो 3 किलोमीटर लंबी होगी, 3 से ज्यादा? हमको वो देखना है कि कौन सा स्टेशन पास है, वो जल्दी टीम भेज देगा।
नहीं, हमें जो नीचे का डिनोमिनेटर है ना, जो हमारा एक्स है, उसके थ्रू हम देखेंगे। बेस से हमें प्रैक्टिकली तो बेस से देखेंगे। जहां आप बैठे हो, मान लिया वहां बिल्डिंग है, ये ई है, राइट, और एट द टॉप ये जो बल्ब है, यहाँ पर मान लिया फायर है, राइट, और इस जहां बैठे हैं बिल्कुल वहां से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो अगर हमको फायर एक्सटिंग्विश करनी है तो हमें प्रैक्टिकली क्या करना है? क्या हम यहीं से ही सीधा ज्वाइन करेंगे, या हम ऑब्वियसली जो फायर एक्सटिंग्विशर्स वाले हैं वो ट्रक के थ्रू पहले बिल्डिंग के पास जाएंगे, फिर उसके बाद दे विल एग्जीक्यूट द, राइट। तो कहने का मतलब मेरा, हाँ, बिल्डिंग पर लगी है, लेकिन उसमें भी हमको एक पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही फायर लेके चल रहे हैं तो फिर 60 डिग्री देने का मतलब क्या हुआ, या 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? यानी कि 30 मतलब किसी न किसी हाइट के ऊपर, पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर है, वहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग में नहीं है। यस बेटा जी, ये नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लिया ये 3 किलोमीटर, दूसरा तो 7 किलोमीटर है, तो वो स्टेशन से थोड़ा ना कोई सीधी वहां से कोई रोक जाएगी, तो आपको पहले पास ही आना पड़ेगा, राइट। तो इसे कर देंगे, आपका आंसर हो गया। व्हाई नॉट टू मूव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्लियर है ये? देख लो बेटा, पिछली बार एक्चुअली आपका आंसर गलत आया था, एमआईक्यू का सही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं, हाँ, मैंने इस पे लिख रखा है ईबी 7.3 किलोमीटर और एफ बी, ईबी तो है ही नहीं यहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ, वो मे बी किसी ई मस्ट स्टैंड एज इट हैज टू ट्रेवल 7.3। हाँ, तो ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इसके अंदर बेटा जी ये देखना है कि कौन सी अपनी टीम को ज्यादा जल्दी भेजेगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है, हमारा ये ई इज ऑब्वियसली क्लोजर टू एज कंपेयर टू एफ। कोई बात नहीं, तो उसको यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जो मैंने बताया उसको उस समय ध्यान दे दो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन, ये हम कह सकते हैं टाइप टू, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कैसे? टाइप टू कुछ इस तरीके की फिगर का होगा, प्लीज ध्यान देखिएगा। मान लिया ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये पर्टिकुलर हाइट गिवन है 20 मीटर्स फॉर एग्जांपल। ये कैपिटल हाइट है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अगले 3 क्वेश्चन में यही फिगर बनेगी। तो इस फिगर की खासियत क्या है? टेल मी, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर? तो दोनों की खासियत क्या है? बिल्कुल सही, दोनों की में एक, दैट्स इस ट्रायंगल का ईबी
और बड़े ट्राइंगल का CD दोनों सेम है या नहीं? तो यानी कि मैं EB को CD से इक्वेट कर सकता हूं या नहीं? तो बेटा जी मैं क्या करूंगा, ये 20 है तो इतने हिस्से को मैं, प्लीज यहीं देखिएगा, मैं अगले क्वेश्चन का ना कैलकुलेशन नहीं करने वाला, मैं यही कर रहा हूँ कैलकुलेशन। तो ये H-20 हो गया नहीं ऊपर वाला। तो अब मुझे अगर हाइट निकालनी है, क्वेश्चन ये है, और मुझे ये निकालना है कि मान लिया ये है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट है 20 गिवन है, टावर की हाइट निकालनी है। तो बिल्डिंग की 20 मीटर से यहाँ गिवन है, टावर की हाइट निकालनी है। तो मैं ट्राइंगल लूंगा ABE और उसमें tan 30 यूज करूंगा, H-20 डिवाइडेड बाई BE जो हो गया 1/√3। तो BE हो गया हमारा √3 H-20। और फिर बेटा जी मैं ट्राइंगल यूज करूंगा ACD और यहाँ यूज करूंगा tan 60, वो होगा H/CD जो हो गया √3। तो H हो गया √3, क्लियर। इनफैक्ट CD जो हो गया, CD CD हो गया मेरा H/√3। तो BE और CD तो बराबर है, तो H/√3 इज इक्वल टू √3 H-20। इक्वेट कर दिया या नहीं? तो हाइट क्या आ गई, √3 क्या हो गया 3 H-20, नहीं ये हो गया H इज इक्वल टू 3H-60। तो 60 हो गया 2H, H कितना आ गया 30 मीटर्स। ये कैलकुलेशन ही होगी सेम इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। किसी को इस कैलकुलेशन में कुछ पूछना है? इसको मैं कह सकता हूं टाइप 2। अगर ये समझ में आ गया तो थर्ड क्वेश्चन की फिगर बनाओ, सही है फिगर, है ना? तो थर्ड की फिगर आप प्लीज देखिएगा। The angle of elevation of the top Q of the vertical tower PQ from a point X on the ground। तो ये बनाओ, पहले तो टावर बना लो। ये Q, ये P, और यहां से एंगल कितना 60 डिग्री ग्राउंड से, ग्राउंड से एंगल कितना है 60 डिग्री। ये क्या है ना इसने, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower from a point X on the ground is 60 degree at a point Y 40 मीटर vertically above X, vertically above X यानी कि से ऊपर, X से ऊपर, vertically above X। इसी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से अब कितना हो गया 45, 60 से कितना हो गया 45 डिग्री, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ, ये निकालना है, ये निकालना है। और ये 40 मीटर गिवन है, इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम दे देंगे वाई आर इज इक्वल टू पी एक्स, और जैसे ऊपर अभी मैंने करके दिखाया था वैसे आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन,
Now switch on to the fourth one. Try to give me the answer of the fourth. This is it. फोर्थ क्वेश्चन की फिगर यही है या नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी. AB is building. PQ is tower. कैलकुलेशन घर पे करनी है, राइट? आइडेंटिकल कैलकुलेशन. यहाँ हमारा AR बराबर होगा PPG. क्या ना, इससे छोड़ दो नेक्स्ट में बेटा. क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर है? हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ की फिगर बनाओ. फिफ्थ की फिगर तो ये बनेगी, लैंग्वेज अलग है बस. अब कौन सी की बात हो रही है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. हाँ सिद्धार्थ, कंसर्न फॉर यू बेटा. अब ठीक है तबीयत तेरी? कपिल को डाउट है तो बता दियो. ये टावर है, 60 मीटर की हाइट पर है, राइट? अब the angle of depression of the top and bottom of a pole observed to be 60, 45 and 60. यानी कि इस बिल्डिंग के सामने एक पोल है, मान लिया ये वो पोल, और यहां से अगर हम देखते हैं, राइट, इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप को अगर देखते हैं, लिखा है ना यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल. तो ये जो टॉप है, ये पोल मान लिया ये भी है, और ये मान लिया QP हमारा टावर है. तो यहां से डिप्रेशन का मतलब है, यहां से हमने इसके टॉप को देखा, पोल के अगर टॉप को देखा, ये वाला एंगल, दिस वन, कितना डिग्री का एंगल है वो? 45 डिग्री का. और बॉटम को देखा इसके, ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमको ये पोल की हाइट निकालनी है, स्मॉल h निकालना है हमें. इफ दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन, दैट मीन्स इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, कंस्ट्रक्शन में इसे ज्वाइन कर दो, तो आर कह दिया, बन गई है. अब देखो ध्यान से इस फिगर को प्लीज. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 हो गया, नहीं हो गया? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया, नहीं हो गया?
फॉरगेट अबाउट दीज टू एंगल्स, ये एंगल 45, ये जैसे अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं इंक्लूडिंग कैलकुलेशन मिला के, कर लोगे या नहीं? वही क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेशन होमवर्क। सबको समझ आ रहा है ना? अस्किया, आदित्य, आयुष? नाउ 6th क्वेश्चन, 6 is different, 6 can be regarded as miscellaneous question, 6 ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए ये हिंट है, देखो और बनाओ। क्या फिगर ऐसी बनी है? Yes, sir. Yes. Let the height of the cliff, PQ represents the cliff. 12 meter is the height of the deck of the ship. शिप जो है पानी से कितनी ऊंची है? 12 मीटर। यहां से आप इसके पहाड़ की चोटी को देख रहे हो, राइट? दिखाई दे रहा है 45 के एंगल पर, और ट्रांसपेरेंट है वाटर, नीचे इसका बॉटम भी दिखाई दे रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों है या नहीं? व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि भाई ये जो क्लिफ है ये शिप से कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमको। मीटर यहीं खत्म हो गया, ये है अभी, राइट? तो ये शिप जो है, ये शिप है और ये क्लिफ है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है ये निकालना है, और हाइट ऑफ द क्लिफ निकालनी है। क्या मैं इसे ज्वाइन कर दूं, इसे आर कह दूं? अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, यानी बीइंग द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। और ये जो पी आर ये पूरा एच है, तो ये कितना हो गया? एच माइनस 12। कितने राइट एंगल ट्राइंगल है? 3 है, लेकिन जरूरत के कितने हैं? ओ, और दोनों में खासियत क्या है? वेरी गुड, राइट? ए आर कॉमन है, कर लोगे? तो यहाँ पर हम पाएंगे tan 45 डिग्री क्या होगा? h माइनस 12 डिवाइडेड बाई ए आर। tan 45 1 होता है, तो ए आर क्या आ गया? h माइनस 12। और ए आर क्यू में tan 30 किसके इक्वल हो गया? 12 डिवाइडेड बाई ए आर, यानी कि 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्या आ गया? 12√3। ये फर्स्ट, ये सेकंड। कोई डाउट इसके अंदर? प्लीज लुक। बी बोल्ड टू आस्क एनी डाउट प्लीज। क्लियर है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप अपने टाइम की कीमत को समझे, समझ आ रहा है? आगे चलूं अब। ए आर कॉमन है, इसको इक्वेट कर दो।
तो h क्या हो गया 12 + 12√3, तो दिस इज 12 1 + √3, 12 1 + 1.732, 12 into 2.732 इज द आंसर। तो ये तो हाइट आ गई, और हाइट आने के बाद डिस्टेंस भी निकल गया हमारा ए आर। तो ए आर बराबर है बी क्यू के, जो हाइट आए उसमें से 12 माइनस कर दो, इज आंसर। Agreed? This happens to be the final answer of the question. क्लियर है बेटा? to 7th question now. आज क्या आया 7th का आंसर? That's great. एक बड़ा घर है, एक छोटा घर है। इनको जो अभी पीछे क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग हैं वेरिएबल्स की फॉर्म। फ्रॉम ए विंडो h मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ ए हाउस, यानी कि विंडो यहाँ है, दिस इज विंडो, और यहाँ से दूसरा घर जो है उसके टॉप का एंगल बनता है थीटा और उसके बॉटम का एंगल बनता है फाइव, और हमको प्रूव करना है हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, यानी कि ये h 1 + tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ cot फाइव होना चाहिए। That is what we are supposed to calculate, right? Well, in the meanwhile, the other should try it. बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम करते आए हैं। So please see here, that is, we are doing it, do it.
प्लीज जिससे नहीं हुआ वो यहाँ देखिए। वही जैसे मैं कहता आ रहा हूं, एक ट्रायंगल लेंगे हम एसीपी और दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम पीसी पीसीबी। एसीपी से भी पीसी आ जाएगा, टेन थीटा अगर मैं लूंगा तो मेरा आएगा एच माइनस एच डिवाइडेड बाई पीसी, और पीसीबी में भी अगर मैं टेन फाइव लूंगा तो आ जाएगा स्मॉल एच डिवाइडेड बाई पीसी। एग्रीड? तो इस वाले से भी पीसी आ गया एच माइनस एच डिवाइडेड बाई टेन थीटा, और यहां से भी पीसी आ गया एच अपॉन टेन फाइव। क्या किसी को कोई डाउट? पीसी यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क मी, बी बोल्ड टू आस्क। ये आने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे आ जाने चाहिए कि घर जाके रिवीजन की जरूरत ना पड़े, सीधा दोबारा निकाला और आ गया हमेशा के लिए। राइट है बेटा? दोनों में पीसी है तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। चूंकि मुझे कैपिटल एच निकालना है तो मैं जब इक्वेट करूंगा तो कैपिटल एच को अलग करने की कोशिश करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सबको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। तो आप देखिए मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, क्या मैं अब इसे ऐसे लिख सकता हूं? इस स्टेप में कोई डाउट? इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फिर कैपिटल एच अपॉन टेन थीटा एक तरफ रखा मैंने, स्मॉल एच टेन थीटा प्लस एच अपॉन टेन फाइव, इसे मैंने इसे इस तरीके से कन्वर्ट किया। राइट? देन एच अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां स्मॉल एच कॉमन ले लिया, वन अपॉन टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन फाइव। तो ये हो गया बेटा जी एच अपॉन टेन थीटा इज एच, यहां एलसीएम आ गया टेन थीटा टेन फाइव, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया, टेन फाइव वन से मल्टीप्लाई हुआ, टेन फाइव से टेन फाइव डिवाइड हो गया, टेन थीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ। यहां तक कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन थीटा इधर ले जाऊंगा तो यहाँ की टेन थीटा से कैंसिल हो गया। मेरे पास मॉडिफाइड वर्जन आया h इज इक्वल टू टेन फाइव प्लस टेन थीटा, टेन फाइव प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाइव। इसको मैं लिख सकता हूं h टेन फाइव डिवाइडेड बाई टेन फाइव प्लस में टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन फाइव। तो फर्दर मैं लिख सकता हूं टेन फाइव कैंसिल हो गया, वन हो गया, और ये जो टेन थीटा है इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वन अपॉन टेन फाइव से, क्योंकि टेन थीटा अपॉन टेन फाइव है ना, तो वन अपॉन टेन फाइव लिख सकता हूं या नहीं? ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, कोई डाउट? तो एच किसके इक्वल आया? वन प्लस टेन थीटा, वन अपॉन टेन फाइव क्या हो गया? कॉट फाइव। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना, राइट? तो हियर इट एंड्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। 8th और 9th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुए तुमसे अर्ज किया और आपसे 8th और 9th दोनों हो गए बेटा, 8th और 9th? ग्रेट। तो 8th और 9th क्वेश्चन ये हम अगली क्लास में देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में सीबीएसई लेवल का खत्म, मतलब जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो हम 100% कर चुके हैं, लेकिन मैं 100% भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट में बोल गया, 99.9% कर चुके हैं। 0.1% तो पता नहीं, क्या पता कुछ अलग ही आ जाए जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए। कई बार हर चीज पहली बार ही तो होती है, तो वो जो हर चीज पहली बार हो सकती है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, फिर हम 100% करेंगे। यानी कि एडवांस लेवल इसका अभी रहेगा, सिलेबस खत्म होते ही हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, राइट?
और वो जब हम करेंगे उसके बाद आप टॉपिक को खत्म समझना, फिलहाल नहीं। फिलहाल एक तरीके से हमने अपने को कंफर्ट जोन में कर लिया, एनसीईआरटी खत्म हो गई और बोर्ड की कोशिश खत्म, राइट। प्लस पॉइंट ये है कि इस टर्म के अंदर सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी खत्म होने वाले हैं। एपी, क्योंकि एपी के अंदर भी पोस्टमार्टम कर दिया सिलेबस का, सम ऑफ एपी तो खत्म कर दिया, राइट। तो सम ऑफ एपी हम करेंगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें। सम ऑफ एपी से पहले का हम एपी खत्म करेंगे, अब इसके बाद मैं एपी की क्लास दूंगा इस टॉपिक के बाद, राइट। एंड फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वो जल्दी खत्म होने वाला टॉपिक है, उसमें फर्स्ट टर्म ही हटा दिया, जो असल था वो खत्म कर दिया। So what we will do as the surface area and volume is concerned, we will do nothing but the revision of 9th class, combination of figures, right? फिर उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक रह जाएगा, स्टैट्स, वेरी कूल टॉपिक, राइट। फिर उसके बाद कौन सा रह गया, हो गया सर, सिलेबस वुड बी ओवर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने नहीं देखा फर्स्ट टर्म के अंदर, मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा, सबके वीडियो सेशंस अपलोड करूंगा। आज आपको मैंने साउंड का दे दिया था, बायनेंसी वाला हमने तो अटेंड कर रखा था, तो अगर इन केस देखना हो तो ठीक, जस्ट बायनेंसी जरूर कर लेना, नहीं तो ग्रेविटेशन में 11th क्लास में बड़ी दिक्कत आएगी अगर साइंस ले लोगे, और मैंने उसका सारा कॉन्सेप्ट जड़ से खत्म कर रखा है, राइट। तो उसके क्लास नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, साउंड चैप्टर में पूरा दे दूंगा। लेकिन ये करना कब, जब तुम पे फालतू टाइम है। फालतू टाइम का मतलब है कि जब आप अपना टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहते हैं, राइट। ये नहीं कि आप बैठ के फेसबुक के ऊपर अपने चैटिंग चल रही है, यूट्यूब देख रहे हो आप, इस तरीके से नहीं, अपने टाइम का वर्थफुल यूज करो। और बेटर ये है, जो 9th क्लास का एरियाज अपलोड करूंगा तो उनको खत्म करो, क्योंकि 10th इज नॉट द अल्टीमेट गेम। 10th तो पहली सीढ़ी है एजुकेशन की। अभी तो देखा जाए तो तुम्हारी एजुकेशन शुरू तो अब होगी 10th के बाद, प्रोफेशनल कैरियर तो अब स्टार्ट होगा, राइट। इसलिए वो सारा कवर करना, समझदार स्टूडेंट जरूर करेगा इस काम को, और फिर भी रह और पहली प्रायोरिटी 10th को देना। भाई सीधी सी बात है, हर एक की ना अंडरस्टैंडिंग स्पीड, हर एक की लगन अलग अलग है। 1 to 10 किसकी वैल्यू, टर्म 2, उसमें भी अगर कॉन्फिडेंट है, आप पे समय बचता है, देन लुक आफ्टर द अदर थिंग्स। टर्म 2 का भी सिलेबस, और जो सिलेबस एक्सक्लूडेड है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो करना कब है, जब आपकी जड़ से चीजें मजबूत हों। क्योंकि 10th होने के बाद, टर्म 2 होने के बाद आपके पास 11th की जब शुरुआत होगी तो वो 2-3 महीने बाद ही होनी है स्कूलों में, लेकिन समझदार स्टूडेंट तो जल्दी कर लेते हैं, वो बात अलग हो गई। तो जैसे ही 10th बोर्ड खत्म हुआ तो भी आपके पास 20-25 दिन का समय है, उस दौरान अगर सपोज 9th का कुछ रह गया या 10th का रह गया, उसे कवर कर लेना, ठीक है। एंड इन दैट वे यू वुड बी इक्विप्ड विद द एसेंशियल नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द 11th क्लास, राइट। सो